आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी सर। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग। फाइनली सर, क्या लगता है 19 जून को हो जाएगी सर? सब ठीक है? जी, पहले तो धन्यवाद शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली लग रहा है इस बार डील हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड से आ गया है अप्रूवल। और वेंजी तो जा भी रहे हैं, बोले कि हम जा रहे हैं उसके साइनिंग के लिए। तो लग रहा है डील हो जाएगी, लेकिन एक चीज बहुत ही बढ़िया हो रही है अनिल जी, वो ये है कि जो क्रूड, सबने ये सोचा था कि शायद वो वक्त लगेगा क्रूड को नीचे आने में, लेकिन जिस जोर से गिरा है कच्चा तेल, आप देखिए कि मुझे मुझे कोई शंका नहीं है जी कि डील साइन होने के बाद जैसे ही वो हुर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा तो ये शायद आपके 70-75 के आसपास आके रुक जाए। और वो बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए कि एक प्रेशर जो हमारे फॉरेक्स पे क्रिएट हो रहा था, वो एक बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, एक्चुअली ईरान अकेला का प्रॉब्लम नहीं था, होर्मुज़ स्ट्रेट का ही प्रॉब्लम था कि जहाँ ब्लॉकेड हुआ था और 14 मिलियन बैरल्स अटके हुए थे वहाँ पे। तो वो आई थिंक वो फ्लो जब चालू हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। परफेक्ट। ये बहुत बढ़िया आपने बोल्ड और ब्यूटीफुल खोल दिया कि युद्ध खत्म होने पर 70-75 की रेंज में कच्चा तेल आ सकता है, और वो हमारे लिए बेहद पॉजिटिव होगा। एक और चीज़, हमारी दो ही समस्याएं इस वक्त। एक तो डेफिनेटली क्रूड की जो पूरी देश और इकोनॉमी के लिए समस्याएं, जो आपने कहा भी कि वो धीमे धीमे सुलझने वाली। दूसरी समस्या है एफआईएस की बिकवाली की। थोड़े ठंडे तो पड़ते दिखे, अब उतना जोर से तो नहीं बेच रहे हैं। क्या लगता है सर, युद्ध खत्म होने के बाद उम्मीद की जाए कि प्रेशर कम होगा या फिर खरीदारी भी आ सकती है क्या? जी, एक चीज अनिल जी मैं बता दूं आपको कि एफआई या तो आप उनको एक कैरेट दिखा के ला सकते हैं, मतलब आपके इंसेंटिव दिखा के ला सकते हैं, या तो आप उनको एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस जो है वो दिखा के वो ला सकते हैं। सी अंडर परफॉर्मेंस आपने देख ली है, 60% ऑलरेडी हम अंडर परफॉर्म कर चुके हैं एमएससीआई एम को, पर एक भी अभी भी एफआई बेचे ही जा रहे हैं हमें। तो अंडर परफॉर्मेंस का इशू नहीं, मैं कहीं पढ़ रहा था किसी का कि बोले कि अगर जो इंडिया 30-40% करेक्ट हुआ तभी एफआई आएंगे। आई डोंट थिंक सो, वो नहीं लगता। आउट परफॉर्मेंस हुआ तो ही आएंगे, तब उनको लगेगा कि कुछ मिस आउट हो रहा है यहाँ पे बड़ा, और हमें इंडिया में होना चाहिए कि आज की तारीख में बीइंग अंडरवेट इंडिया उनको कोई हर्ट नहीं हो रहा है, उल्टा बेनिफिट ही हो रहा है। और एक और जो ओवरहैंग था वो था हमारा रुपया। वो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप लिए हैं उसके लिए। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ये जो FCNR-B डिपॉजिट स्कीम निकाली है वो निकाली है। आई थिंक बैंक्स को थोड़ा स्लैक लेना पड़ेगा कि 6% पे इतने रेज नहीं होंगे जितने 6.25 6.5 पे होंगे, जो उतना वो ऑफर करते हैं। तो वो अगर जो करेंगे तो हमें वहां पे भी कोई शंका नहीं है कि 50 बिलियन के ऊपर ही आएंगे फ्लोस। तो वो तो ₹1 आपका समझ जाएगा। और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम अपना रिटेंशन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन्स हटा रहे हैं G-Secs के ऊपर, तो वहां भी आप बॉन्ड इंक्लूजन देखेंगे और बॉन्ड इंक्लूजन चलते 20-30 बिलियन आ सकते हैं। तो रुपए पे जो प्रेशर था वो हट गया, वो एक बड़ा कंसर्न था एफआईएस के लिए, तो वो आउट हो गया। दूसरा जो कंसर्न था वो था ऑब्वियसली ग्रोथ रेट। वो भी आपने देखी मार्च में, सबने सोचा था कि इंडिया के बहुत बुरे हाल होंगे मार्च में, लेकिन काफी अच्छी ग्रोथ रेट दिखाई हमने। मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रेट दिखाई। और ये क्वार्टर भी लगता नहीं है इतना खराब जितना लोग बना के बैठे हुए हैं कि क्रूड के चलते बहुत मार पड़ेगी इंडिया को। आपने देख लिया, ऑटो के नंबर देख लिए, डिमांड अपटिक बहुत सॉलिड रही है, और ऑटो तो सबसे बड़ा टिकट साइज होता है इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो आपने देखा वहां पे कि इतना बढ़िया ग्रोथ आ गया वहां पे ऑटो में भी इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो इसलिए तीसरा जो ओवरहैंग था वो यही है कि हमारा अंडर परफॉर्मेंस, वो मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस दिन चालू हुआ तब जाके होगा। और एक्चुअली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि फ्राइडे और मंडे दोनों दिन, डिस्पाइट हम 2% और 1% ऊपर थे, रीजन 5-6% ऊपर था दोनों दिन। तो आई थिंक वो हमें थोड़ा पिकअप करना पड़ेगा वहां पे, तभी आप देखेंगे एफआई भागते हुए आएंगे इंडिया। और ऑब्वियसली एक और तरीका है उनको बुलाने का, वो ये है कि आप कैपिटल गेन्स एक मोरेटोरियम दे दीजिए उनको कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमने ऑफ कर दिए हैं, शायद शॉर्ट टर्म आपको बढ़ाने हैं बढ़ा दीजिए, टिन्योर बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, पर लॉन्ग टर्म क्या अगर आप दे देंगे उनको छुट्टी तो फिर तो और भी जोरों के फ्लो आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। या तो कंपनियों की कमाई तेजी से बढ़े, या फिर एफआईएस को थोड़ा सा टैक्स में मिले राहत। वैसे कल वित्त मंत्री जी ने कहा भी था, थोड़ा संकेत तो दिया कि हाँ हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब देखिए फैसला होता है या नहीं, और होता है तो कब कुछ होता है वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। अब आइए, बदले हुए हालात में एक युद्ध के समय आपका पोर्टफोलियो अलग होता है, युद्ध खत्म होने के बाद थोड़ा बदलाव होना चाहिए। तो किस तरह के बदलाव आप समझते हैं कि करना ज़रूरी है?
किसे आउट करें, किसे इन करें? सोनिल जी, एक तो हमने डिसाइड कर लिया है कि जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप ने ग्रोथ दिखाई है, और एक्चुअली आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सफ़र भी उन्होंने किया था जब ये फिस्कल मॉनेटरी टाइटनिंग वगैरह चालू हुई थी, तब सबसे ज़्यादा मार उनको ही पड़ी थी। पर अभी जो उन्होंने ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 क्वार्टरों में, उससे तो हमें लगता है कि ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ अभी यहाँ पे बिल्ट इन हो रही है, और ऑन अ स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट वो भी बिल्ट इन हो रही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से पोर्टफोलियो शिफ्ट, और आप देखेंगे कि हमारे जो अप्रैल मई जून के जो पोर्टफोलियो भी डिस्क्लोज हुए हैं, जून के तो होगा अभी, वहाँ पे काफ़ी हद तक हमने शिफ्ट कर दिया मिड और स्मॉल में। हमारी फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूँ, और लार्ज कैप हमने कम कर दिया, और हमारे पीएमएस में भी हमने तो बड़ा प्रोएक्टिवली वो तो 43% के आसपास ले आए हैं लार्ज कैप्स, 43-44 के आसपास ले आए हैं लार्ज कैप्स। तो इसलिए बड़ा एग्रेसिवली हमने शिफ्ट किया है। बहरहाल इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स वगैरह, वहाँ पे हमने बीएफएसआई हमारा कायम रहा है। हमें अभी भी वहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखती है वैसे भी, लेकिन वहाँ पे भी हमने लार्ज कैप से मूव करके थोड़े फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट फेकिंग बेसिंग इंडस्ट्रीज, वो सबको हमने बढ़ावा दिया है हमारे पोर्टफोलियो में। और न्यू एज कंपनीज जो हैं हमारी, जैसे जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जनधन आधार और मोबाइल, जो ट्रिनिटी हमने बनाई है जैम की, वो ट्रिनिटी आपको ग्लोबली कहीं नहीं दिखती है। और उसके चलते काफ़ी नए नए इंडस्ट्रीज, नए नए कंपनीज वगैरह बाहर आई हैं उभर के, उसके चलते तो वहाँ पे हमने काफ़ी फोकस दिया है, और 2-3 नए नाम भी उधर ऐड किए हैं हमने हमारे पोर्टफोलियो में ऑन दैट बेसिस। इसी चीज़ आपने बताई। सर एक और चीज़ आपसे पूछना था, आईटी अब भी नहीं लेंगे सर? नहीं? जी नहीं, आईटी आईटी हमें लग रहा है कि अभी पेन बाकी है अभी वहाँ पे। और आप देख भी रहे हैं जिस हिसाब से नए नए मॉडल्स अनाउंसमेंट आ रही है वहाँ पे, एंथ्रोपिक और ओपन एआई को लेके, एवरी टाइम एक अनाउंसमेंट आता है, हमारे आईटी वालों का रेवेन्यू स्ट्रीम और कम होता जाता है वहाँ पे। पोटेंशियल हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट उनका कम होता रहता है। और ऑलरेडी हमने एक फेबल 5 और माइथॉस 5 दोनों लूज आउट कर दिए बिकॉज ऑफ द कट। तो हमें लग रहा है कि पेन जरा ज़्यादा देर तक चलेगा, इसलिए वैल्यूएशन में मत जाइए। वैल्यूएशन कैन बी अ मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप हिस्टोरिक वैल्यूएशन देख के आप सोचेंगे कि सस्ता है, लेकिन हिस्टोरिक वैल्यूएशन इसलिए थे क्योंकि ग्रोथ रेट थी। अभी वैल्यूएशन कम होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ रेट नहीं है, तो डोंट लुक एट हिस्टोरिक वैल्यूएशंस फॉर बेंचमार्किंग। कि परफेक्ट, ये आइडिया भी ठीक है कि वैल्यूएशन पुराने देखकर अगर सस्ता लगा तो वो चीज़ गलत भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और सर, युद्ध खत शुरू होने के पहले 27 फरवरी को निफ्टी 25,000 के ऊपर था, बैंक निफ्टी 61,000 के आसपास था। अभी तो हम काफ़ी दूर है। तो क्या इवेंचुअली प्री वॉर लेवल आने चाहिए, या मतलब जो बीच में ये 107 दिनों में जो डैमेज हुआ उसको एडजस्ट करके ठीक है हम? नहीं जी, एक्चुअली अनिल जी, ये अच्छा बताया आपने। अगर जो हमारी जो लाइक ये क्वार्टर बड़ा क्रूशियल है, सब लोग ये लगा के बैठे कि ये क्वार्टर में तो आप मिड सिंगल डिजिट से लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखेंगे। अगर जो हम ये पार कर गए, ये पड़ाव पार कर गए ये क्वार्टर का, जो हमें लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि हम तो बात करते रहते हैं कॉर्पोरेट से, किसी ने कोई रेड फ्लैग दिखाया नहीं है अभी तक कि बहुत खराब हो रहा है या कुछ ऐसा। तो अगर जो पार कर लिया, तो हमें कोई शंका नहीं है कि हम प्री वॉर लेवल्स पे काफी जल्दी आ सकते हैं। बढ़िया, ये बात भी अच्छी कही आपने कि प्री वॉर लेवल के आसपास आने की तैयारी पूरी बन सकती है। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि चूंकि आप कह रहे हैं कि क्रूड 70-75 की रेंज में आने की संभावना पूरी बनती है, तो क्या अब आपको लगता है एक जो थीम बीच में चल रही थी कि ऑल्टरनेट एनर्जी वाले स्टॉक्स, जहाँ पर बढ़िया तेजी पावर स्टॉक्स में है, क्या उस पर ब्रेक लग सकता है? वापस से ये जो एक ट्रेड है रिवर्स हो सकता है? एक्चुअली अनिल जी, ऑल्टरनेट एनर्जी की आप परे रखिए, लेकिन हमें आप पूरा देखिए कि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत है इंडिया में। अगर जो ग्रोथ रेट हमें हमारी अचीव करनी है, जो विकसित भारत हम 47 अभियान जो देख रहे थे, अगर जो उसकी ग्रोथ रेट हमें अचीव करनी है, तो हमें तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी। चाहे ऑल्टरनेट से आए या कन्वेंशनल से आए, वो इरिस्पेक्टिव रहेगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं प्री पीक जो रेट है वो काफी हद तक परे हो गए हैं, बहुत ही अलग हो गए हैं। मतलब मल्टीपल्स में चल रहे हैं अभी पीक रेट्स। तो हमें लग रहा है कि कैपेसिटी एडिशन इंडिया में जोरों की होनी चाहिए, वेदर इट इज ऑल्टरनेट और कन्वेंशनल, वो मायने नहीं रखता है। बहरहाल, अगर जो आप ऑल्टरनेट एनर्जी की बात करें, तो प्रॉब्लम वहां पे ये है कि
टोटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट में। हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन जो बेसिक सेल है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इनगट्स अगर जो है तो वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इसलिए वहां पे थोड़ा इतना बढ़िया स्टोरी नहीं बनना जितना हो सकता है। ऑब्वियसली जो स्क्रैच से काम कर रहा है उसी को हम शायद देख रहे हैं, और देखेंगे आप हमारे पोर्टफोलियो में शायद आपको दिखे भी आगे चल के कि वो स्टॉक आ गया है अच्छी तरह से हमारे पोर्टफोलियो ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। दिनशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, में। विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी।